हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ अंकुश त्यागी, आप जानते हैं आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट। ये बी टेक सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या ईएन ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों के लिए ये आपका सब्जेक्ट है और सिलेबस भी अराउंड सेम ही है। ठीक है, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप इसमें लास्ट क्लासेस भी ले चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी रन कर रही थी। फर्स्ट यूनिट का नाम था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो मशीन आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है और यूनिट वन तो आपका है ही इंट्रोडक्शन, तो इसको जानना जरूरी है कि मशीन के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसे काम करता है। किसी भी मशीन में हम बात करें मोटर जनरेटर की, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ही है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस का हमने पहले क्या क्या स्टडी किया था, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ ईएमईसी, यानी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, ये प्रोसेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, क्या प्रोसेस है इसका, प्रोसेस। सेकेंडली हमने पढ़ी थी ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ईएमईसी डिवाइस। और साथ ही हमने पढ़े थे एग्जाम्पल्स या टाइप्स जो थे, कैटेगराइज थे, टाइप्स कैटेगराइज्ड ऑफ ईएमईसी डिवाइसेस, ईएमईसी डिवाइसेस। तो आपको रिमेंबर होंगी, मैं केवल शॉर्ट में एक ओवरव्यू देता हूं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो डिवाइस थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। फिर हमने इसका ब्लॉक डायग्राम बना के इसको स्टडी कर लिया था। इसके टाइप्स हमने तीन फॉर्म में कैटेगराइज किया था। एक कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो सबसे बढ़िया था आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, दोनों में ही कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। सेकेंडली हमने पढ़ा था मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस, यानी ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर को मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रांसड्यूसर क्या है। एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस ही ट्रांसड्यूसर कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर यानी मेजरमेंट और कंट्रोल डिवाइसेज, उसका हमने एग्जाम्पल लिया था। मेजरमेंट कर रही हैं या कंट्रोल कर रही हैं, उसी माध्यम से वो कन्वर्ट कर रही हैं एनर्जी को। जैसे हमने आपको बताया माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, पिकअप्स, ठीक है, और आपके टॉर्क मोटर्स। उसके बाद सेकेंड फॉर्म में आपका हो गया मेजरमेंट कंट्रोल, और थर्ड में हमने बताया आपका सिंपल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज, जैसे हमने रिले इसके अंदर किया, आपका प्लंजर किया, ठीक है, और अदर डिवाइसेज। तो ये थे आपके टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ ईएमईसी डिवाइस। और इसके लिए हमने सबसे पहले बेसिक एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल पढ़ा। एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो किया था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ये सेकंड वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में हमने देखा इस टॉपिक की क्या जरूरत पड़ी, क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, क्यों दिया गया। इसका रीजन ये है कि जब हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं या एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो जो आपकी एनर्जी एक फॉर्म में थी वो कंप्लीटली दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ ना कुछ उसका जो पार्ट है वो आपका लॉस की फॉर्म में चला जाता है। 100% आउटपुट आपको कभी नहीं मिलता है। जैसे मोटर के केस में अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और मैकेनिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल को,
तो हमें पूरी की पूरी एनर्जी आउटपुट में नहीं मिलेगी जितनी हमने इनपुट में दी थी एक फॉर्म में। कुछ एनर्जी जो है आपकी वो लॉस की फॉर्म में चली जाएगी और कुछ एनर्जी जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी कपलिंग में। कपलिंग के थ्रू ही हम क्या कर रहे थे, ये ईएमएसी डिवाइस का मेन पार्ट क्या है, कपलिंग। कपलिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों जो फॉर्म है उनके बीच एक लिंक है जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है। कन्वर्ट ही कहेंगे सिंपली, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है। ट्रांसफर तो सीधा ये है कि भाई जैसे दी वैसे ही ट्रांसफर कर दी, या थोड़ी बहुत कुछ चेंज हो गया कर दी बात, तो कन्वर्जन है सीधा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, जरूरत यही पड़ी, ये बताती है कि एनर्जी बैलेंस तब होगी जब हम जो इनपुट दे रहे हैं वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, जो आउटपुट मिला वो आउटपुट जिस फॉर्म में कन्वर्ट की वो 100% नहीं मिला, कुछ उसमें लॉस हो गया तो उसमें हमने लॉस ऐड कर दिए प्लस प्लस जो हमारी एनर्जी स्टोर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कपलिंग में। ठीक है, तो हमने इससे रिजल्ट पाया था, जैसे हमने जो इनपुट एनर्जी दी, इनपुट एनर्जी शॉर्ट में इसका रिजल्ट हम लिख लेते हैं, इनपुट एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म या फिर आपका जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म या फिर आपका जो है मैकेनिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म किसी में भी, तो जब हमारी ये कन्वर्ट हुई तो जो आउटपुट मिला, आउटपुट एनर्जी जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट हुई, अगर इलेक्ट्रिकल में दी तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल में दी तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई। तो इसके अलावा ये सारी की सारी कन्वर्ट ना होते हुए इसमें हो गया कुछ लॉस। अगर इलेक्ट्रिकल में थी तो ओहमिक लॉस हो गए, मैकेनिकल में थी तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस हो गए। कन्वर्ट होने के बाद दोनों ही केस में लॉस किसकी फॉर्म में चले गए, हीट की फॉर्म में, यानी उष्मा बन गई, हीट बन गई, और लॉस आपके हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एनर्जी आपकी दूसरी फॉर्म में चली गई, वेस्ट हो गई भी कह सकते हैं, क्योंकि ना हम इसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें जो है इस फॉर्म में बदल दी थी, इसमें नहीं मिली, तो हमारे लिए तो ये हीट की फॉर्म में वेस्ट ही है, उष्मा जो है हमारी एनर्जी चली गई, वेस्ट चली गई। फिर उसके बाद जो हमारी स्टोर्ड हो गई एनर्जी, स्टोर्ड हो गई किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई। तो ये हमारा था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसका हमारा रिजल्ट निकल के आया था फिर DW इलेक्ट्रिकल इजकल टू DW मैकेनिकल। ये हमने एक के लिए ले लिया कि अगर हम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं तो एक से ही हमारा डेरिवेशन हो गया था, प्लस DW फील्ड यानी जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई और जो फील्ड में हुई यानी लॉस और स्टोर्ड एनर्जी, फील्ड में जो स्टोर हो गई वो और लॉस मिला गए। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने इससे लास्ट क्लास में फिर थर्ड टॉपिक हमने स्टडी किया था, फोर्सेस एंड टॉर्क्स, फोर्सेज एंड टॉर्क्स इन ए फील्ड, किसी फील्ड में। ठीक है, इन किसी फील्ड में क्या, दो ही फील्ड हैं तो किसी ना कह के इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही लिखना ठीक रहेगा, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कैलकुलेट की थी एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कितना फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमने स्टडी किया था। तो ये टॉपिक भी जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसे लॉरेंज फोर्स इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया। लॉरेंज फोर्स क्या बताया था कि जो फोर्स है वो क्या है, F इजकल टू Q इंटू E प्लस V इंटू बी। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के लिए बात करें, दोनों फील्ड उस टाइम प्रेजेंट हैं, अगर दोनों के लिए ले रहे हैं, दोनों फील्ड हैं, तो हमारी ये इक्वेशन फोर्स कैलकुलेट करने का लॉरेंज फोर्स इक्वेशन ये बताती थी कि Q इंटू वी प्लस बी Q इंटू ई प्लस वी इंटू बी। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है पार्टिकल का, E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड और V वेलोसिटी। अगर अलग अलग लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो इसको हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड वाले को तो केवल इलेक्ट्रिक के लिए एक बार लिख देंगे कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैग्नेटिक के लिए लिखना है तो इसको हटा दो, इसको क्या केवल E बचा, E को हटा दो, ठीक है, ये बचा E, इसको हटा दो, Q इंटू वी प्लस बी आ गया, Q इंटू वी प्लस बी,
ठीक है। इलेक्ट्रिक के केस में लिया तो क्यू ई आ गया केवल। फिर अगर हमारे पार्टिकल में मान लिया हमारे भाई एक पार्टिकल की बात, थोड़ी ज्यादा पार्टिकल हो गए, तब हमने देखा ज्यादा पार्टिकल हो गए तो हमारा क्या हो गया, रो आ गया। फिर ज्यादा पार्टिकल के लिए डेंसिटी, तो फिर हमने एफ वी लिख दिया इसको, एफ वी इजकल टू रो ले लेंगे फिर इसकी जगह हम, सीधा सीधा क्यों की जगह रो आ गया, रो ई प्लस वी इंटू बी। या फिर जे की फॉर्म में ले लिया तो जे क्या है आपकी करंट डेंसिटी और रो क्या है आपकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज का घनत्व बढ़ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे इसको दिखाना था हमको, एग्जाम्पल समझ लीजिए, डिटेल में बताना है। तो हमने एक लॉसलेस सिस्टम ले लिया, लॉसलेस सिस्टम लेके उसको एक तरफ इनपुट ले लिया और एक तरफ आउटपुट। इनपुट इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या है मैकेनिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल के दो वेरिएबल वी और आई, ठीक है, और मैकेनिकल के भी दो वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो उससे हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। जैसे हमने इसमें डी डब्ल्यू वाला आया था वही डी डब्ल्यू करके हमने इसमें निकाल लिया, डी डब्ल्यू फील्ड का आपका जो फाइनल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में ना करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं, केवल आपको ओवरव्यू दे दिया जिससे याद रहे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे थोड़ा सा इससे मिलता जुलता भी मिल जाएगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी इन ए सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। एनर्जी इन ए सिंगली एक्साइटेड, एनर्जी इन ए सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमारे सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो तरह के सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं। दो तरह के हमारे सिंपल सिस्टम होते हैं, पहले उनको हम लिख लेते हैं एक बार। ये होते हैं सिस्टम, अगर हम एनर्जी सिस्टम की बात करें, एनर्जी सिस्टम एक्साइटेशन के आधार पर बात कर रहे हैं। एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम बेस्ड ऑन एक्साइटेशन। तो बेसिकली हम टू टाइप्स ही ये स्टडी करते हैं और टू टाइप्स ही हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम और दूसरा होता है डबली एक्साइटेड सिस्टम। सिंगली एक्साइटेड सिस्टम और दूसरा होता है आपका डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम, डबली एक्साइटेड सिस्टम। अब सिंगली एक्साइटेड सिस्टम पहले स्टडी करना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर डबली भी स्टडी करेंगे। तो पहले देख ले, एक्साइटेड मतलब आता है, तो एक्साइटेड मतलब एक्साइटेशन देना, सिस्टम को एक्साइटेशन देना, एनर्जी देना, इनपुट देना। ठीक है, तो सिस्टम को एक्साइटेशन सिंगली, सिंगली मतलब सिंगल, अगर एक ही इनपुट या एक ही एक्साइटेशन दिया जा रहा है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी मोटर को या किसी अदर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कहलाएगा सिंगली एक्साइटेशन सिस्टम। मान लीजिए आप फैन में बैठे हैं, ठीक है, तो फैन को सप्लाई मिल रही है, फैन के अंदर मोटर लगी है, तो उस मोटर कैसी है, वो सिंगल फेज फैन है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसके अंदर लगी हुई है। तो इंडक्शन मोटर कैसा है, उसको केवल एक ही एक्साइटेशन आप दे रहे हैं, एसी सप्लाई आपके घर आ रही है, स्विच ऑन कर रहे हैं, उसी का कनेक्शन आपके फैन से है। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी है उस फैन में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जो एक्साइटेशन मिल रहा है वो सिंगली मिल रहा है, यानी केवल एक एक्साइटेशन मिल रहा है। तो वो एग्जाम्पल है आपका सिंगली एक्साइटेशन सिस्टम का, सिंपल उसको समझ सकते हैं कि उसको एक्साइटेशन जो मिल रहा है वो सिंगल मिल रहा है। अब डबली एक्साइटेशन की बात करें तो जिसमें एक्साइटेशन डबल देना पड़े, दो एक्साइटेशन अगर हमें देने पड़ते हैं तो वो सिस्टम कहलाएगा हमारा डबली एक्साइटेड सिस्टम। इसका एग्जाम्पल आपने यदि पढ़ ली है सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन में आप देखेंगे, सिंक्रोनस मशीन में आपको डबली सिस्टम रहता है। ठीक है, एक आप डीसी सप्लाई देते हैं और एक थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहा हूं मैं लिख देता हूं। जैसे हमने सिंगली में लिया तो सिंगली के तो बहुत सारे हैं,
तो सिंगली में सिंपल मान लेते हैं हम, सिंगल फेज या थ्री फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज ले लो, मेन बेस यही है, थ्री फेज पर ही कंपैरिजन कर लेते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब डबली एक्साइटेड की बात करें, डबली एक्साइटेड की, डबली एक्साइटेड, तो इसका एग्जाम्पल होगा थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। अब इस थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को रन कराने के लिए, सिंक्रोनस मशीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन मोटर जनरेटर दोनों तरह से वर्क कर सकती है, तो इसके लिए हमें डबली एक्साइटेशन देना पड़ता है। आप अगर थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक तो थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे और दूसरा डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, डीसी सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। स्टार्ट होने के एक बार रन करने के बाद वो डीसी सप्लाई कट हो जाएगी, आपकी मशीन केवल थ्री फेज सप्लाई पर चलती रहेगी, थ्री फेज एसी सप्लाई पर। तो सिंपली बस इतना समझना है, एक्साइटेड मतलब एक्साइटेशन देना, तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम जिसको एक एक्साइटेशन दिया जाए, डबली एक्साइटेड सिस्टम जिसको डबल एक्साइटेशन दिया जाए। जो भी फैन या कुछ भी सिंपली इंडक्शन मोटर है तो वो सिंगली एक्साइटेड है, और सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं तो वो डबली एक्साइटेड है, ठीक है। चलिए, ये आपको केवल समझने के लिए है, जानकारी के लिए है, वहां पर आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपको एनर्जी दिखानी है निकाल के कि भाई एनर्जी कैसे निकलेगी, क्या एनर्जी होगी सिंगली एक्साइटेड सिस्टम की। तो इसको एक सिस्टम लेना पड़ेगा जिसको हम सिंगली एक्साइटेड सिस्टम लेना होगा सबसे पहले, फिर उसको लिखेंगे कि भाई इस सिस्टम ये है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, इसके बारे में, फिर उसमें हमें एनर्जी निकाल के दिखा देंगे। चलिए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक डायग्राम बनाया था, सॉरी हमने अभी अभी तो आपको केवल बिना डायग्राम के ही बताया था, थोड़ी देर पहले नहीं बताया, लास्ट क्लास में बताया था, है ना, फोर्स टॉर्क निकाला था, तो फोर्स टॉर्क में भी हमने आपको डायग्राम बताया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक डायग्राम ले लेते हैं एनर्जी सिस्टम का, सिंगली एक्साइटेड का। तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के डायग्राम भी उसी की तरह आपका, सबसे क्या लोगे, एक कोयल लोगे, ये ले ली कोयल, ठीक है। यहाँ चेंज आ गया, जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने इसको लेके वो ले लिया था प्लंजर, प्लंजर को मूव कराता था बस डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन यहाँ प्लंजर नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ हमें एक रिले की तरह लेनी है, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आर्मेचर लेनी है, मैग्नेटिक आर्मेचर। पहले इसको देख लें, ये हम बनाते हैं सिंपली कोई, अब यही है, इसको हम क्या दे देंगे, वाइंडिंग लगा देंगे जी, वाइंडिंग लगा दी, तो सिंगली एक्साइटेशन देना है, सिंपल वाइंडिंग आ गई। अब इस वाइंडिंग को जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक तो कुछ होना ही नहीं है, सप्लाई देते टाइम इसमें एक रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है, फिर ये भी आ जाएगा। अब सप्लाई देंगे तो क्या सप्लाई, प्लस माइनस वी, वोल्टेज ही तो देंगे भाई, और जब वोल्टेज दोगे तो करंट भी फिल होगी, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, सारी वैल्यू स्मॉल लिख रहा हूँ, प्लस माइनस ई, अगर एक स्मॉल ले रहा हूँ तो बाकी भी स्मॉल लेके चलूंगा। स्मॉल कैपिटल का डिफरेंस मैंने पहली क्लास में बताया था कि स्मॉल वैल्यू क्या है, कैपिटल क्या है, डायग्राम बना ले फिर दोबारा बता देंगे। अब जब इसमें ये सप्लाई फिलो होगी तो सीधी सी बात है, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया वाइंडिंग में, और इसमें क्या होगा, आपका फ्लक्स भी जनरेट होगा, ठीक है, ये रहा जी फ्लक्स। अब डायग्राम पूरा हो जाएगा तो तभी तो फ्लक्स पूरा होगा, अभी तो अधूरा है, नहीं तो अभी फ्लक्स जनरेट नहीं हुआ। अब इसमें लगाना है हमें, क्या लगाना है, अभी मैंने बताया था आपको, क्या लगाएंगे बताइए, मैग्नेटिक आर्मेचर। तो एक मैग्नेटिक आर्मेचर ले लो इस बार, ये रही, ये लो जी, यहाँ ये बना दिया, ये, अब ये जो बना दिया ये क्या है, ये है जी हिंज, क्या है ये, हिंज। पहले ऊपर वाला पूरा कर लें, ये लो जी, और ये क्या है जो बना दी, मैग्नेटिक आर्मेचर, ये बना दी हमने मैग्नेटिक आर्मेचर,
अगर हम मोटर की बात करते हैं या रोटेटिंग मशीन की बात करते हैं तो दो ही चीज आती है, एक स्टेटर और एक रोटर। और रोटर को हम आर्मेचर भी कहते हैं। तो आर्मेचर मतलब रोटर मतलब घूमने वाला पार्ट। अब यहाँ पे घूमने की तो जगह नहीं है, तो आर्मेचर मतलब यहाँ भी जो है आपका घूमेगा, ये घुमा सकते हैं मतलब मूव करने वाला पूरा। ऐसे तो मोटर की तरह तो गोल गोल नहीं घूमेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक आर्मेचर, तो ये हो गई मैग्नेटिक आर्मेचर। अब ये जब इससे लिंक होगी अब फ्लक्स बनेगा, देखो अब हो गया ये पूरा। ये थोड़ा सा मैंने पहले इसलिए बड़ा करके दिखाया आपको बंद करके, ये हिंज है। अब हिंज की बात कर लेते हैं, हिंज क्या है। हिंज अगर नहीं जानते आप तो हिंज का मतलब है सीधा सीधा आपका, हिंज मतलब आप कहें तो क्या कहें, देखिए एक मिनट, वर्ड थोड़ा सा इसका ऐसा आ रहा है, जो आप किसी कीली या धुरा कह सकते हैं, कीली या धुरा कह सकते हो, कीली कह सकते हो इसको, अगर हम हिंदी में इसको समझें तो कीली। और अगर इसका मीनिंग समझें तो ये एक स्क्रू टाइप है, कुछ ऐसा स्क्रू है जिसके ऊपर ये मूव कर सकती है। अगर मैंने इसको कील, स्क्रू की जगह कील ले ली, ठीक है, तो कील से ठोक दिया तो ये कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। स्क्रू ले लिया जिसके ऊपर रोटेट करा जा सके, स्पेस छोड़ दिया उसमें, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं चूल, कीली, धुरा। इस तरह से जैसे आप गेट में देखें तो गेट में लगा होता है आपका कब्जा, कब्जा भी कह सकते हैं इसको, एक तरह से कब्जे की तरह ही है ये। ठीक है, तो ये मतलब इसके ऊपर घूम सकता है। अब यहाँ पे तो हम इसमें सिंपल डायग्राम में ऐसे ही दिखा सकते हैं पॉइंट बना के बस, कि जी ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये हिंज है जी ये आपका। ठीक है, इस पर ये मूव कर सकता है। अगर ये फिक्स कर दिया तो कैसे मूव करेगा, हमें तो मूव कराना है, यहाँ मूव कराना, यहाँ यहाँ ये ऐसे मूव कराना ही। मैग्नेटिक आर्मेचर को, आर्मेचर है तो मूव करेगी। ठीक है, तो ये तो बीटेक में नहीं लिखना है, हिंदी में सिर्फ समझाने के लिए है, कभी लिखने लगे। तो ये हिंज हो गया। अब ये हो गई मैग्नेटिक आर्मेचर। अब मैग्नेटिक आर्मेचर हो गई, ठीक है, देख लो डायग्राम एक बार देख लो। अब आगे इसमें क्या बनाया जा सकता है, इसमें फील्ड तो प्रोड्यूस करके दिखाई नहीं, फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो मैकेनिकल सिस्टम हो गया पूरा आपका। ये दोनों जगह यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे हिंज है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कनेक्ट, ये मिलेगा फोर्स। इधर क्या है, इधर है आपका ये रहा, ये पूरा ये क्या बन गया इधर, अब ये मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ गया ये, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है जी, ये हो गया मैकेनिकल सिस्टम। अब ये हमने सबसे पहले इसको क्या दिया, सप्लाई दी। सप्लाई क्या दिया, वी वोल्टेज दिए, तो इसमें करंट फ्लो हुई आई। अब ये वाइंडिंग है, मान लो एन नंबर है, ठीक है, ये है आपकी वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब क्या है, ये एक्साइटिंग कोइल कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पे हमने इसको पहले वाइंडिंग नाम दिया था, तो है तो वाइंडिंग ही, लेकिन अगर हम देखें एक्साइटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इससे तो एक्साइटेशन मिलेगा आगे तभी तो इसको एक्साइटिंग कोइल कह सकते हैं। कोइल हो गई ये, वाइंडिंग भी हो जाती है आपकी सिंपली। ठीक है, तो एक तरफ है, दोनों तरफ होती तो आगे बात बढ़ जाती और भी। अब एक तरफ है तो एक तरफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, दूसरी तरफ मैग्नेटिक सिस्टम या मैकेनिकल आ गया। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता तो दोनों तरफ वाइंडिंग आ जाती। जैसे अगर मोटर में बात करें स्टेटर रोटर, जनरेटर में बात करें तब भी स्टेटर रोटर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है जी, तो ये हो गई एक्साइटिंग कोइल। अब इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया एक्साइटिंग कोइल वाइंडिंग को। और ये जो है ये क्या है, इसे भी सब जानते हो। ये जो बनाई है मैंने यहाँ से यहाँ तक खींची है, ये क्या है, कोर है, कोर, लोहे की बनी हुई जो कोर होती है आयरन की। कैसी कोर कहेंगे, पूरा नाम मैग्नेटिक कोर। ठीक है, चुंबकीय। अब हिंज लगा, ये क्या हो गई, अब तीन चीज हो गई, एक्साइटिंग कोइल हो गई। कोइल किसके ऊपर है, कोर से, कोर के ऊपर लिपटी हुई वाइंडिंग ही तो कोइल हो गई। ये हो गई कोर, और ये क्या हो गई, मैग्नेटिक आर्मेचर। और उधर हो गया मैकेनिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम के दो वेरिएबल रह गए, कौन कौन से बताए थे, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाओ, कहीं साइड में दिखा देते हैं हम, जैसे दिखाते आते हैं, यहाँ पे दिखा दो आपका ये रहा एक्स, दिखा दो ये रहा एक्स। ठीक है जी, वैसे तो इधर मूव करेगा, इधर की तरफ को डायरेक्शन दिखानी चाहिए, है ना। हाँ, मूव इधर कहाँ करेगा, बाहर, यहाँ तो यहीं तो आके मिलेगा इधर, तो डायरेक्शन ऐसे दिखाओ, ऐसे बनाओ, उल्टा बनाओ, ऐसे अब दिखाओ डायरेक्शन। फोर्स भी कैसे लगेगा, फोर्स बताओ, फोर्स कैसे लिखेगा, देखो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स, फोर्स या फील्ड। जब ये मूव ऐसे करेगा तो फोर्स भी तो इधर ही आ रहा है, तो ये हो गया एफ फील्ड, यहीं लिख दो इसको, तो ये एरो बना दिया, इसी पे लिख दो एफ फील्ड। अब हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ये हो गया एनर्जी एंड सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के लिए डायग्राम। अब ये डायग्राम इतना बड़ा बनाया है क्या चीज, वैसे एक्चुअली देखें तो
चलिए देखें तो ये और कुछ नहीं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, डायग्राम क्लियर दिख रहा है सबको? डायग्राम में क्या क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं। डायग्राम में हमने ली है एक एक्साइटिंग कोइल। एक्साइटिंग कोइल कुछ नहीं, वाइंडिंग ही है। एक्साइटेशन दे रहे हैं इसको, इससे एक्साइटेशन आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम हो गया एक्साइटिंग कोइल। अब ये कोइल किसके ऊपर है? कोर के ऊपर। तो ये क्या है? मैग्नेटिक कोर। और जो मेन पार्ट है इधर मैकेनिकल सिस्टम में, तभी तो होगा। ठीक है, एनर्जी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, कैसे बना रही है, ये देखो। सारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ही पढ़ना है, वही है सब एनर्जी सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में भी। तो एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी? एनर्जी कन्वर्ट में ये होगी मैग्नेटिक आर्मेचर। आगे नहीं मैग्नेटिक की बात। अब इधर है मैकेनिकल सिस्टम, सीधे सीधा मैकेनिकल सिस्टम पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा इस पर, ये फोर्स से मूव करेगी, तो इसको डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। इसके दो वेरिएबल मैकेनिकल के हमने पहले पढ़े हैं, लास्ट डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया था, उसमें पढ़े हैं। तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर दो वेरिएबल वोल्टेज और करंट, और यहाँ दे दिया इसको सप्लाई। अब मैंने पहले बताया कि स्मॉल लेटर लिखे, स्मॉल वी, स्मॉल आई, स्मॉल ई। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसी वैल्यूज हैं? वी आई ई, ये वैल्यूज हैं आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। 2-3 नंबर तो डायग्राम बनते ही हो गए सीधे। बस अब तो इस डायग्राम को देखना है, कुछ इक्वेशंस लिखनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, काम हो जाएगा आपका। चलिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब मैंने बताया था। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जो वैल्यूज ली जाती हैं वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कही जाती है। यानी किसी भी क्षण हम जो मेजरमेंट करेंगे, जो वैल्यूज, हमें नहीं पता हम किस टाइम इस रिले का जो हम स्टडी कर रहे हैं किस टाइम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है आपकी, सप्लाई दे दी हमने, अब किसी भी टाइम इसका जो मेजरमेंट ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैसी वैल्यू लिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिए। डायग्राम क्लियर हो तो आगे चलते हैं। ये मैग्नेटिक कोर हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का हमने डायग्राम लिया है। अब ये मैग्नेटिक जो आर्मेचर है, इसको दो बार देख लेंगे, एक बार ये मूव करेगी और एक बार मान लेंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? नो चेंज होगा। एक बार तब देख लेंगे कि फिक्स है, ये भी कोई चेंज नहीं। एक बार जब मूव कर रही है तो आपका जो है एनर्जी आ जाएगी। किस तरह से कैलकुलेट करनी है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चल देते हैं। अब डायग्राम की हमें जरूरत पड़ने वाली है, डायग्राम से ही थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। तो डायग्राम को छोटा करके ही बराबर में समझाता हूँ। डायग्राम को ही छोटा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए, ब्लैक ले लो। चलो जी, अब इस डायग्राम को देखो। अब इसमें जो एनर्जी जो है आपकी, जो स्टोर करी जा सकती है, तो वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक सिस्टम में कैसे एनर्जी स्टोर होगी? ठीक है, एक्साइटिंग कोइल को अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दें तब उसकी हेल्प से हमारी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो ये बात पहले हम लिख देते हैं, एनर्जी कैन बी stored in a magnetic field by giving, क्या करेंगे? गिविंग या सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या मैग्नेटिक सिस्टम को जो है कनेक्ट करने के बाद, बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर ये एक्साइटिंग कोइल टू दी कोइल। कैसी कोइल? ये एक्साइटिंग कोइल। ठीक है जी। तो एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो हमारी ये है हमारी एक्साइटिंग कोइल, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, तब हमारी एनर्जी कन्वर्ट होके स्टोर होगी। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर हम, फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड से हमें अगर एनर्जी को स्टोर करना है तो वो एक्साइटिंग कोइल के द्वारा होगी।
और एक्साइटिंग कॉइल को क्या मिलेगी, सप्लाई मिलेगी कहाँ से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से। तो अभी हमने क्या लिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है, जिसको हमारा क्या है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये आर्मेचर, मैग्नेटिक आर्मेचर ली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में। अगर हम देखें तो हमने ली है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम की एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले। तो हमने ये जो ली है, दिस इज एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हम इसको कह सकते हैं, एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, ठीक है जी, या फिर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले, ठीक है। तो कंसीडर कर ली पहले हमने इसको स्टार्ट करने के लिए, अभी हमने कंसीडर कर ली, कंसीडर ए एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, ये जो है, या मैग्नेटिक आर्मेचर कह दो या एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले। इस डायग्राम को देख के आप थ्योरी लिख सकते हैं वहां पर एग्जाम में, एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले। अब इस आर्मेचर जो रिले है, इसको कहाँ से एक्साइटेशन मिल रहा है, एट्रैक्टेड आर्मेचर रिले कहाँ से मिल रहा है एक्साइटेशन, एक्साइटेड फ्रॉम ए कोइल, एक्साइटेड फ्रॉम ए कोइल, या कनेक्टेड फ्रॉम ए एक्साइटिंग कोइल, ऐसे भी लिख सकते हो, कनेक्टेड फ्रॉम ए एक्साइटिंग कोइल, ठीक है, कनेक्टेड फ्रॉम ए एक्साइटेड कोइल, कनेक्टेड फ्रॉम ए एक्साइटेड कोइल, ठीक है। अब ये एक्साइटेड कोइल से कनेक्टेड है, अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है फाई। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा बताइए, जब इसको हम सप्लाई देंगे। तो ये बात भी लिख के दिखा दो, इसमें लिख सकते हो आप कि भाई इसमें क्या है, हमने कंसीडर एक्साइटिंग कोइल, एक एक्साइटिंग कोइल कंसीडर कर ली है, विच इज बाउंड ऑन ए मैग्नेटिक कोर, जो आपकी मैग्नेटिक कोर पर है। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम इस एक्साइटिंग कोइल को सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो इसमें एक करंट फ्लो होती है, जिससे एक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, आपका कोइल में फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स क्या है, दूसरी तरफ हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम में हमने एक मैग्नेटिक आर्मेचर ली है, वी हैव टेक ए मैग्नेटिक आर्मेचर इज कनेक्टेड टू दिस एक्साइटिंग कोइल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दिस मैग्नेटिक आर्मेचर इज, ये जो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, इज कनेक्टेड फ्रॉम ए हिंज, हिंज की हेल्प से मैग्नेटिक आर्मेचर आपकी मूव कर सकती है, सो दैट इट कैन मूव, जिससे कि ये आपकी मूव कर सके, ठीक है। अब मैकेनिकल सिस्टम के क्या हैं, ये लिख सकते हो, जो हमने पहले भी लिखे हैं बातें, कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं वो वोल्टेज और करंट हैं, यहाँ पर जो दो वेरिएबल है मैकेनिकल सिस्टम में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा, तो ये सब बातें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये सब आप अपने आप लिख लेंगे। तो मैं ये इरेज करके आपको आगे डेरिवेशन की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यही बातें लिखेंगे जो मैंने आपको लिख के बता दी हैं, बाकी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा टाइम है थोड़ा लिख सकते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी जानना है तो बता देंगे, नहीं तो समझा मैंने दिया ये कि ये एक एक्साइटिंग कोइल ले ली, ये मैग्नेटिक कोर है, उसके ऊपर ये कोइल बाउंड किया गया है वायर, तभी तो कोइल बनती है, ठीक है। इसको सप्लाई दे दी है वोल्टेज V से, तो करंट फ्लो होगी I, ये में प्रोड्यूस हो गई E, नंबर ऑफ टर्न है इसमें N, और इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा फाई, ठीक है। अब ये इधर क्या मैकेनिकल सिस्टम है, इसका डिस्प्लेसमेंट X, फील्ड F फील्ड, और ये हिंज के थ्रू कनेक्टेड और मैग्नेटिक आर्मेचर है। ये जो पूरा डायग्राम है एक तरह से किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का डायग्राम है। चलिए अब देखो, अब हमने मान लिया भाई कि हमारी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन है वो निकाल लिया, हमें सारी वैल्यू कैसे इंस्टेंटेनियस है। तो पहले इधर की तरफ देख लें, तो द इंस्टेंटेनियस
द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ पर है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज? इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये सर्किट है इसमें लिख देंगे इन इलेक्ट्रिक सर्किट, चलो लिख दीजिए द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट या ऑन इलेक्ट्रिकल साइड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आप लोग कंप्लीट लिख देंगे, मैंने शॉर्ट में कर दी स्पेलिंग। तो देखो इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V क्या होंगे बताओ। ये रहा सर्किट, कलर चेंज किया और आप क्लियर करते, ये है इलेक्ट्रिक, इधर वाला ही तो इलेक्ट्रिक है, फिर तो ये चेंज हो गया, ये तो आपका मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक में KVL सबने पढ़ा होगा, इसमें KVL लगा और बताओ क्या आएगा। KVL क्या होता है, मैंने पहले बताया KVL होता है, लिख के रेज कर लेते हैं, सम ऑफ E इक्वल टू सम ऑफ I R, यानी किसी भी जो है आपका क्लोज्ड पाथ में जो सम ऑफ EMF है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब EMF में क्या है, एक तो V है, V में लास्ट वाला साइन ले लो, मैंने बताया यहाँ से स्टार्ट किया तो लास्ट में क्या आ गया प्लस, प्लस V, फिर यहाँ पे EMF ये E आ गया, E V माइनस E, यहाँ पर लास्ट वाला साइन E आ गया, इजिकल टू IR, I इंटू R, स्मॉल I इंटू स्मॉल r, तो ये हो गया V माइनस E इजिकल टू IR। या फिर अब क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, अब V इजिकल टू ऐसे लिख दो, या फिर IR प्लस E। अब हमने फोर्स टॉर्क इक्वेशन में पढ़ी थी ये बात, और फिर दोबारा से बता देते हैं। E इजिकल टू क्या पढ़ा था, E इजिकल टू N डी फाई बाई डी टी, E इजिकल टू हमने पढ़ा था N डी फाई बाई डी टी, या सिंपली N फाई को क्या कह देंगे, डी साई बाई डी टी। फाई फ्लक्स है और साई क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, दोनों में अंतर है। फाई सिंपली फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो प्रोड्यूस हुआ है, और साई होता है लिंकेज, जितना फ्लक्स लिंकेज लिंक है। लीकेज और लिंकेज दो अलग अलग फ्लक्स होते हैं, लीकेज और लिंकेज, ये लीकेज नहीं लिंकेज फ्लक्स है, लिख देता हूं लिंकेज फ्लक्स, साई इज लिंकेज फ्लक्स, कितना फ्लक्स आपका लिंक है, कनेक्टेड है, लिंक है आपका। तो V इक्वल टू IR प्लस E कर दिया, इधर ले गए। अब क्या बताया मैं, E की जगह, हाँ यही जो हमें करना काम, IR प्लस E की जगह लिख दो D साइन बाई डी टी, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। चलो अब तो डायग्राम का काम खत्म हो ही गया, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। थोड़ा ऊपर आ जाए, चलो साइड में ही कर लेते हैं। चलिए V इक्वल टू IR प्लस डी साइन बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, इक्वेशन 1 में अगर हमें डिफरेंशिएशन की टर्म हटानी है तो हम दोनों तरफ आई डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपको क्लियर है ही, KVL पहले मैंने बता भी दिया है, पहले पढ़ रखा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई डी टी, आई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई डी टी, चलिए आई डी टी से मल्टीप्लाई करो तो V आई डी टी इजिकल टू IR इंटू आई डी टी प्लस आई डी टी इंटू डी साइन बाई डी टी, ये हो गया। आगे इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व करिए। अब देखो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, और ये हो गया V आई डी टी इजकल टू आई हो गया I स्क्वायर R डी टी, और यहाँ क्या बच गया प्लस आई डी साइन, ठीक है। V आई डी टी माइनस आई स्क्वायर R डी टी। अब देखो डी टी को एक साथ ले लेते हैं दोनों को, ठीक है। V आई डी टी में से यहाँ देखेंगे अगर हम, तो डी टी वाली दो टर्म आ गई, इसको इधर ले आओ। V आई डी टी उधर ले जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वापस यहीं ले आओ, माइनस आई स्क्वायर R डी टी इजकल टू आई डी साइन। दोनों में I भी कॉमन है और दोनों में डी टी भी कॉमन है, तो हम
आई भी कॉमन ले लिया, डी टी भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा v माइनस आई आर इजकल टू आई डी साइन। ठीक है, अब एक चीज और देखो ध्यान से, आई डी टी इजकल टू वी आई वी माइनस आई आर इजकल टू आई डी साइन। अब ये जो v माइनस आई आर है, अगर हम इसको शुरू में ही जाएं बिल्कुल यहाँ पर देखें, v इजकल टू आई आर प्लस ई, तो v माइनस आई आर क्या हो जाएगा, आई आर इधर हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो v माइनस आई आर किसके बराबर हो जाएगा, इजकल टू ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं ई आई डी टी इजकल टू आई डी साइन। सिंपली ये हो जाएगा अब आपका इसका ई आई, ई बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ई बन गया, तो ई आई डी टी इजकल टू आई डी साइन। तो ये इक्वेशन 1 हो गई थी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक देखिए ध्यान से। सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें केवीएल लगाया, जब केवीएल लगाया तो v माइनस ई इजकल टू आई आर, केवीएल लगाना मैंने बता रखा आपको कैसे करना है, पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, लास्ट वाला साइन ले लो कहीं से भी स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट वाला साइन प्लस, तो प्लस v माइनस लास्ट वाला साइन माइनस ई। अब सम ऑफ ई इजकल टू सम ऑफ आई आर होता है, केवल एक आई आर है और तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं जहाँ पे हम निकालेंगे, तो v माइनस ई इजकल टू आई आर आ गया। यहाँ से सिंपली है v माइनस आई आर इजकल टू ई भी हो सकता है, ये आगे जरूरत पड़ी तो बता दी। अब v इजकल टू आई आर, इसको इधर ले गए या यहीं पे रखेंगे तो यहाँ से भी सोल्व हो जाएगी, नहीं तो इधर ले गए। तो e बराबर हम पहले भी पढ़ चुके, एन डी फाई बाई डी टी या डी साई बाई डी टी, जो आपका लिंकेज फ्लक्स है, ये हम पहले पढ़ चुके। तो ये हमने क्या कर दिया, v इजकल टू आई आर प्लस डी साई बाई डी टी, इक्वेशन 1 मान ली हमने। ठीक है, अब प्लस आगे की बात आगे आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई डी टी, अब इसमें दोनों तरफ आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों तरफ जब आई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया वी आई डी टी, वी आई डी टी प्लस आई आर में आई डी टी से मल्टीप्लाई, आई डी टी में आई डी टी से डी साइन बाई डी टी में भी, तो यहाँ डी टी कैंसिल हो गया और ये आई स्क्वायर बन गया, तो वी आई डी टी इजकल टू आई आर स्क्वायर डी टी प्लस आई डी साइन। मैंने बताया या तो इसे इधर ले जाओ, नहीं तो यहीं छोड़ दो, वापस आना यही है। अब वापस फिर ये देखो डी टी वाले जो है दोनों, डी टी और आई, ये दोनों एक तरफ लेने पड़ेंगे, तो इधर ले आए एक साइड ले आए, तो आई भी कॉमन आ गया, डी टी भी कॉमन आ गया, बचा क्या v माइनस आई आर। अब v माइनस आई आर क्या होता है, e होता है, ये रहा v माइनस आई आर इजकल टू ई। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, v माइनस आई आर इजकल टू आई डी साइन। ठीक है, अब e आ गया, तो ई आई डी टी इजकल टू आई डी साइन, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं आइडियल कॉइल को, ठीक है, वो टाइम dt में कितना होगा, अब तो हमें नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। ठीक है, कितने टाइम में, dt टाइम में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट किसको दे रहे हैं, कॉइल को, टू दी कॉइल, एक्साइटिंग कॉइल को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू दी कॉइल, कॉइल को देंगे कितने टाइम में देंगे, इन टाइम dt, इन टाइम dt। करंट कितनी फ्लो हो रही है, जब व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग, करंट आई इज फ्लोइंग। तो जब इनपुट दोगे तो करंट आई फ्लो होगी, तो करंट आई फ्लो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इसको सिंपली हम पहले पढ़ चुके हैं, तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना हुआ, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, टाइम है dt और करंट है I, तो क्या हो जाएगा, ई सप्लाई दी, ई आई डी टी। अभी भी तो हमने निकाला पीछे, क्या निकाला, ई आई डी टी। जब हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो क्या मिला, ई आई डी टी मिला। तो वही तो क्या है, इनपुट वही तो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, और कहाँ से आया, जो हमने निकाल के दिखाया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कितना दे रहे हैं, ये तो निकाला हमने, तो वो हमें क्या मिला, ई आई डी टी इजकल टू क्या मिला था, बताओ, डी साइन या आई डी साइन, आई डी साइन मिला हमें, आई डी साइन। तो वही इक्वेशन हमने लिख दी दोबारा, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 3। ठीक है जी, चलिए आगे। अब ये सिंपल वही लिख दिया, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कितना इनपुट मिला, ई आई डी टी इजकल टू आई डी साइन। अब मैंने एक बात बताई थी कि एक बार फिक्स मान लो, एक बार मोबाइल। अब जो आर्मेचर थी, जो दिखाई आर्मेचर तो याद होगी, माइंड में है, डायग्राम दोबारा लेना पड़ेगा। ये जो आर्मेचर थी, ये आर्मेचर,
ये आर्मेचर मान लो फिक्स है, अब इसमें हिंज की जगह मान लो कील लग रही है, या ये इस पे अटक गई भाई, बहुत दिन हो गए, ठीक है, तो ये फिक्स हो गई। अब जब ये फिक्स हो गई तो लिख लीजिए तब क्या होगा, एज्यूमिंग आर्मेचर इज फिक्स्ड, एज्यूमिंग आर्मेचर इज फिक्स्ड। मान लिया आर्मेचर क्या है आपकी, फिक्स है, किस पोजीशन पे, पोजीशन हमने एक ही बताइए आपको, इसमें पोजीशन और फील्ड दो ही चीज है मैग्नेटिक की तरफ, तो वो क्या है, पोजीशन एक्स, तो आर्मेचर इज फिक्स्ड एट पोजीशन एक्स, आर्मेचर इज फिक्स्ड एट पोजीशन एक्स। तब क्या होगा, अगर ये फिक्स है, जब ये फिक्स होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो हमने लिखी ई आई डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगी, जब वो मूव भी नहीं कर रही तो क्या होगी, जो फील्ड एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगी, मूव करेगी तो चेंज आएगा, नहीं तो सीधा सीधा हो गया फील्ड एनर्जी के बराबर। तो डी डब्ल्यू फील्ड, एफ आई ई एल डी, इस बार पूरा ही लिख देता हूँ, किसके बराबर होगी, डी डब्ल्यू फील्ड। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लो जी, इक्वेशन नंबर 4, ये आपको 6-7 इक्वेशन बना के दिखानी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो गई, फील्ड के ना बराबर हो गई। डी डब्ल्यू फील्ड क्या है, डी डब्ल्यू फील्ड जो मैंने लिख दिया ये क्या है, अब ये सारे डी डब्ल्यू चल रहे हैं, डी डब्ल्यू डी टी मतलब चेंज है, चेंज लेके चल रहे हैं, कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन किसमें, कौन सी एनर्जी में, फील्ड एनर्जी में, किसमें चेंज, फील्ड एनर्जी के तो बराबर हुआ, तो चेंज इन फील्ड एनर्जी। कितने टाइम में ली है, अभी बताइए हमने कितने टाइम में ली, इन टाइम dt, dt टाइम में ली, ये है यहाँ पर, ये लिख दो वेहर आपका, ठीक है। क्लियर हो रहा है डेरिवेशन बच्चों, समझ में आ रहा है, जो उसके साथ पढ़ते रहिए क्लियर होता रहेगा। डेरिवेशन है थोड़ा यूनिट का लेवल ठीक है इसका, फर्स्ट का ऐसे ही चलती है ये, लेकिन समझ के हम कराते रहेंगे, आप समझ के करते रहोगे तो याद रहेगी एकदम बढ़िया, लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है। डी डब्ल्यू फील्ड हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 4, आगे अब और क्या कर सकते हैं हम, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल को, अभी हमने लिखा था डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू, पीछे अगर हम जाएंगे वापस, पीछे बहुत जाना पड़ेगा इसमें, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू, चलो यहीं से काम हो जाएगा, हाँ, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू ई आई डी टी इजिकल टू आई डी साइन लिखा, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू हमने लिखा ई आई डी टी इजिकल टू आई डी साइन। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, साइन वाले को चेंज करके दिखा दो, डी साइन की जगह, साइन की जगह क्या आ सकता है, हमने अभी पहले पढ़ाया आपको, डी साइन की जगह पढ़ा नहीं, फाई एन फाई, तो आई एन डी फाई बाई डी टी, तो एन आई लिख दो, ये आई एन, एन आई थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लगता है, पहले पढ़ा भी होगा आपने, एन आई एन डी फाई, यही तो होता है, क्योंकि आपका क्या है, सिंस साइन इजकल टू क्या है, एन डी फाई, या डी साइन इजकल टू क्या है, एन डी फाई, यही तो होता है। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो याद रख लो फिर, एम इजकल टू होता है एन आई के, ठीक है, एम इजकल टू होता है एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे, और आई है करंट फ्लोइंग, ये किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं तो इसलिए अपने, तो आगे और चेंज करना है तो ये लिख दो लो, एम डी फाई बाई डी टी, और आगे चेंज हो गया, ठीक है, एम डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई कहाँ, डी टी तो हम लेके नहीं चल रहे, अब डी टी तो हमारा टाइम हो गया, जब हमारा टाइम हो गया तो एन डी फाई तो है, ये तो हमारा टाइम हो गया, एन आई, एन आई क्या लिया हमने, एन आई डी साइन है, तो डी साइन की जगह केवल डी फाई तो आएगा, एम की जगह एम ही तो आ जाएगा बस, एम डी फाई, इसको नई इक्वेशन बना दो, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 5, ठीक है। तो एनर्जी इनपुट इलेक्ट्रिकल, तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने पीछे भी पढ़ा था उसमें फोर्स वाले में, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में भी, तो ये हमारा निकल के आया ई आई डी टी, ई आई डी टी निकल के आया, ई आई डी टी किसके बराबर हो गया, आई डी साइन के, ये मैंने अभी बताया आपको, और लास्ट लेक्चर में भी आप स्टडी कर चुके हैं। अब मान लिया कि आर्मेचर जो है फिक्स है भाई, तो फिक्स है आर्मेचर, तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं होने का, और जब मूवमेंट नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, जब घूमता रही नहीं है तो जो अपना उसमें मिला फील्ड, फील्ड के बराबर हो गई सीधे सीधे, तो सीधा सीधा डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल में, सॉरी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो इनपुट दिया ये किसके बराबर हो गया, पहुंच के ई आई डी टी डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर हो गया। अब ये अगर आगे देखो तो आपने पढ़ा आई डी साई, डी साई को ऐसे भी लिख सकते हो एन डी फाई, क्योंकि साई की जगह क्या है हमने चेंज करके देख रखा,
एन फाई लिख सकते हो, साई बराबर एन फाई, तो एन डी फाई हो गया मेरा। और एम इजिकल टू एन आई होता है, तो ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस इतना ही वैसे तो हो जाता है सफिशिएंट, लेकिन और एक दो इक्वेशन और इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अगर इतना भी कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। नहीं तो आप जो एनर्जी है फाइनाइट चेंज के लिए और लिख के दिखा दो, एक फाइनाइट के लिए और एक इनफाइनाइट के लिए। द एनर्जी चेंज, किस में एनर्जी चेंज होगा, या एनर्जी एब्जॉर्ब की बात चलिए, मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं अब तो एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फील्ड। अब मान लो इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट, इन और फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, इन अलग फाइनाइट अलग, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, और फाइनाइट टाइम में क्या, इनफाइनाइट चेंज इन फ्लक्स, इनफाइनाइट टाइम में जो चेंज होगा फ्लक्स में, इनफाइनाइट टाइम, जो भी फाइनाइट टाइम है निश्चित काल है उसमें फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स। अब साई की फॉर्म में ले रहे हो तो फ्लक्स ना लेके आप क्या ले रहे हो, फ्लक्स लिंकेज ले रहे हो। मान लो चेंज हो गया कितना, साई 1 से साई 2 चेंज हो गया, तो साई 1 से साई 2 कर दो, इंटीग्रेशन करके दिखा दो। ठीक है, इन फ्लक्स लिंकेज, तो क्या हो जाएगा, चेंज को कैसे करते हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड चेंज दिखा रहे हैं हम। ठीक है, कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई फील्ड में, उसमें फाइनाइट चेंज फ्लक्स लिंकेज में कितना होगा चेंज। मान लिया साई 1 से साई 2 हो रहा है, तो इंटीग्रेशन, तो जहाँ चेंज की बात आ जाए वहाँ क्या यूज करते हैं, वहाँ हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन साई 1 टू साई 2, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, किस क्या है, आई साई डी साई तो आ रहा फाइनल निकल के, और क्या आ रहा है, यही आ रहा है बार बार, इंटीग्रेशन कर दिया तो आई साई डी साई हो गए। लो देख लो पीछे क्या निकल के आया, ये रहा आई डी साई, यही तो आया आई डी साई। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, रेंज लेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आई साई डी साई, यही तो होगा। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनाइट इंटरवल के लिए। और आगे लिखना चाहो इसे तो अभी अभी पढ़ा हमने, आई साई डी साई, साई की जगह फिर एन आई, फिर एन आई की जगह एम आई, तो सिर्फ आई तो उसमें चला गया, तो एम ही बचा, फिर एम फाई डी फाई। अगर फाई की टर्म में लिखना तो फाई की टर्म में लिख दो। इंटीग्रेशन अगर फ्लक्स में लिखोगे तो कैसा आएगा, फाई 1 टू फाई 2 एम फाई, फाई 1 वाले में एम फाई डी फाई। ठीक है जी, एम फाई मतलब फाई वेरिएबल है, फाई की टर्म में है, जैसे लिखते हैं ना डी एक्स, एक्स की टर्म में, ऐसे ही यहाँ फ्लक्स की टर्म में, यहाँ फ्लक्स लिंकेज की टर्म में देख लो पीछे आई फाई वाला, आई फाई साई आया, साई से पहले फाई आया, ये रहा डी फाई, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इजिकल टू एन आई डी फाई, तो फाई की टर्म में लिखना अगर तो, या फिर एम इजिकल टू एन आई खत्म हो गया, एन आई तो एम रह गया केवल, एम फाई डी फाई, एम ही तो बचा, एम डी फाई, ये एम डी फाई, इस वाली से ले लो, इस वाली से क्या आ गया, एम डी फाई। तो फाई वेरिएबल है, फाई में ले रहे हैं, फाई 1 से फाई 2, तो ऐसे तो लिखा जाएगा एम फाई डी फाई। तो ये होगी जी आपकी फाइनल इक्वेशन, जो हमने पीछे कितनी मानी, पीछे मानी हमने 5, ठीक है 6 आ गई। तो फिर अब ये तो हो गया फाइनाइट टाइम में, ये फाइनाइट चेंज हो रहा हो जब फ्लक्स लिंकेज में, एक बार इनफाइनाइट में लिख दो, बस बात खत्म, कंप्लीट आपका। फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय फील्ड इन फाइनाइट चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, दूसरा लिख दो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय फील्ड इन क्रिएटिंग फ्लक्स लिंकेज फाई फ्रॉम इनिशियल वैल्यू 0। अच्छा, इनफाइनाइट को तो रहने दो, इनफाइनाइट की तो कोई बात नहीं, फ्लक्स लिंकेज में अब ये साइन 1 से साइन 2 ना लेके, अगर 0 से चल रहे हैं भाई, स्टार्टिंग से 0 से कितना चेंज हुआ, 0 से साइन, या फ्लक्स में चेंज हुआ 0 टू 5, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कौन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फील्ड ही कर रहा है, या मैग्नेटिक सर्किट कह दो, मैग्नेटिक फील्ड कह दो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सर्किट में तो बन रहा है बाय मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सर्किट, कब, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, फ्रॉम इनिशियल, यानी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 से ही तो शुरू करते हैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू, किसकी इनिशियल वैल्यू की बात कर चल रही है, इनिशियल वैल्यू की, इनिशियल वैल्यू की बात चल रही है फ्लक्स की। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाएगा, लिख देते हैं इसको भी, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड है, इनिशियल वैल्यू चेंज नहीं दिखाना तो सिंपल डब्ल्यू फील्ड कर दो,
इंटीग्रेशन साइन वन की जगह क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी 0 टू साइन वन, आई साइन डी साइन कर दो या तो, ठीक है, आई साइन डी साइन। अब ये वाला भी क्या हो जाएगा, दूसरे वाला भी इजिकल टू 5 1 टू 5 2 की जगह क्या हो जाएगा, 0 टू 5 हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा, ये भी साइन वन नहीं कह सकते भाई, वन वन और टू की तो बात ही नहीं रही, अब तो एक ही है। जब एक ही है तो क्या हो गया, 0 टू साइन कहो, केवल 0 टू साइन आई साइन डी साइन, ऐसे ही सही 0 टू 5 कहो, 0 टू 5 एम 5 और डी 5, इसको बना दो इक्वेशन 7। ये हो गया जी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एनर्जी इन सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, डेरिवेशन कंप्लीट। एक बार पीछे से रिव्यू लेंगे तब आपको याद रहेगा, एक बार फिर आप बैठ के नोटबुक पर नोट करेंगे, पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आपको क्लियर याद हो जाएगा। अच्छी लग रही होगी क्लास, ठीक है, काफ़ी समय हो गया है। चलिए, अच्छा यहीं से शुरू करा था भाई, ये तो पीछे वाला है, यहाँ से शुरू करा था। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दोबारा देख लेते हैं। चलो ठीक है, लो जी, एनर्जी इन ए सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम लेना होगा। मैंने बताया दो सिस्टम है, एक सिंगली एक्साइटेड एक डबली एक्साइटेड। हमने जो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम लिया है वैसा लिया है कि सिंगल सप्लाई हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और जो आउटपुट पे है हम उधर मैकेनिकल लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस यूनिट में लेकर दोनों ही चलने पड़ेंगे। पूरी फर्स्ट यूनिट में दोनों चलते रहेंगे, यही बात चलती रहेगी, बस घुमा फिरा के वही डेरिवेशन के। इधर बात करेंगे मैकेनिकल की, तो फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट, फ्लक्स में फ्लक्स चेंज, चेंज फ्लक्स हो गया, या फ्लक्स में लिंकेज हो गया, साइन हो गया, प्रोड्यूस हो गया, फाई हो गया। टाइम की बात चलेगी, टाइम में चेंज हो गया, dt हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में बात चलेंगे तो इलेक्ट्रिकल में दो वेरिएबल, वोल्टेज और करंट। अब वोल्टेज जहाँ आएगा तो ईएमएफ की बात आएगी भाई, जब कोयल आएगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, सप्लाई दोगे तो वोल्टेज हो जाएगा, सर्किट पूरा हुआ उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो यही बात चल रही है, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया और इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम लिया, इसमें क्या लिया, एक हमने एक्साइटिंग कोयल ले ली, ये मैग्नेटिक कोर है, कोर पर ये एक्साइटिंग कोयल है, वाइंडिंग बन के। अब इसको सप्लाई दे दी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली, किसी भी स्टैंड पे ले सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो वोल्टेज करंट ये रेजिस्टेंस अपना कुछ ना कुछ हो गई। अब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, मैंने बताया मैकेनिकल की तरफ पहुंचते ही मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जुड़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचोगे तो फ्लक्स आ जाएगा एकदम। अभी यहाँ तो सप्लाई रही थी, अब यहाँ ये कोई आगे वाइंडिंग, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होना ही होना मैग्नेटिक में। अब इधर मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम क्या, एक आर्मेचर ले रखे है जी, मैग्नेटिक आर्मेचर, चुंबकीय आर्मेचर, इसको हिंज पे रोक रखा जिससे ऐसा घूम जाएगी, ठीक है, ये घूम जाएगी, ये मूवमेंट ले सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम में। तो जब इस पर फोर्स लगाओगे, ये हाथ है, ये ऐसे जैसे फोर्स लगाएगा कोई, अब तो मैं अपने माइंड से अपने आप फोर्स लगा रहा हूँ, ये अपने आप अंदर लगा रहा, नहीं तो मैंने छोड़ दिया, कोई दूसरा का फोर्स लगाएगा जब तो मूव करेगी। तो इसमें जब ये मूव करेगी तो ये क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगी, दूरी होगी, विस्थापन हो गया। अगर ये नहीं है फिक्स है तो फिक्स पे होगी जी, बात खत्म। तो ये हो गया मैग्नेटिक आर्मेचर, आर्मेचर मूव करी, मैकेनिकल सिस्टम ये। अब इसमें क्या है, अब फिर इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, देखो अब ये जो है इसमें केवीएल लगा दो, केवीएल सबने पढ़ी रखा है, V माइनस ई इजकल टू आई आर, वी माइनस ई इजकल टू आई आर, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ऐसा करो इरेज, ठीक है। अब इसको इधर लिख दिया, V इजकल टू आई आर प्लस ई। अब E इजकल टू क्या होता है, E इजकल टू पढ़ चुके हो, एन डी फाइव बाई डी टी, या फाइव एन डी फाइव बाई डी टी की जगह कर सकते हैं डी साई बाई डी टी, बन गई इक्वेशन पहली। अब दो ये आ गई, आई आर प्लस ई की जगह लिख दो डी साई बाई डी टी, लिख दिया, बन गई इक्वेशन। अब दोनों तरफ आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, डी टी खत्म करना हमें, ये मान लो, टाइम को हटाओ, इक्वेशन लानी है मैं निकाल के, केवल किसमें, ये जो दो वेरिएबल हैं, पहचान ये है, देखो एक होगा कि इनमें क्यों लानी है भाई, इलेक्ट्रिकल में दो वेरिएबल हैं, ये या तो वी आ जाए, आई आ जाए, या ई आ जाए, आई आ जाए, वी और ई दोनों में से तो एक ही आएगा, यहाँ पहुंच गए तो ई आएगा, ये जान लो। तो सप्लाई दे दी, जब यहाँ पहुंच गए वाइंडिंग पे तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो ई आएगा वेरिएबल में, सीधी बात है। और करंट तो फ्लो रहेगी जब तक चलेगी, ये सप्लाई मिलेगी तो करंट फ्लो होनी है। इधर दो ही चीज आनी है, फ्लक्स और क्या आएगा आपका, सॉरी फील्ड, फील्ड यानी जो आपका फोर्स लग रहा है, बल लगेगा, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो सीधी बात है, अब इसको कन्वर्ट करके घुमा के कहाँ लाना है, टी को खत्म करना हमें, तो आई डी टी से मल्टीप्लाई करो,
डी टी से मल्टीप्लाई करी, बी आई डी टी इक्वल टू आई आर, ये कर दी, डी टी कैंसिल हो गया, डी टी खत्म, लेकिन फिर भी आ गया डी टी। फिर आगे निकल के अब आई से इसलिए तो करिए जिससे खत्म हो जाए, आई स्क्वायर आर डी टी आ गया अभी। अब इसको इधर लाओ, कॉमन लो इसे, डी टी खत्म करो इसे, आई डी टी, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं खत्म हो रहा, एक टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है टाइम के लिए, लेकिन ये बेनिफिट हो गया कि बी माइनस आई आर बन गया, बी माइनस आई आर किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब ये इक्वेशन आ गई ई आई डी टी और आई डी साइन, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है, ई आई डी टी इक्वल टू आई डी साइन। अब आगे चलो इक्वेशन 2 बन गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोयल में अगर हम बात करें, जब डी टी जा ही नहीं रहा तो डी टी को लेते रहो चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही वैल्यू चलेगी, बिना टाइम के चलेगी नहीं, ठीक है। तो टाइम के साथ ली तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, ई आई डी टी इक्वल टू आई डी साइन, ये ले लिया हमने, वही हो गया। अब अगर हमारी जो आर्मेचर, जैसे मैंने बताया भाई ये फिक्स है, अब जब फिक्स है तो क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं, जो इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया वो किसके बराबर होगा, फील्ड के बराबर होगा, जो भी फील्ड है। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल ई आई डी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू फील्ड, ठीक है। अब हमें लिख के दिखानी है डी डब्ल्यू फील्ड एनर्जी में, तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड आई डी साई इलेक्ट्रिक, अगर कोई टाइम डी टी ले रहे हैं, डी टी जब चली रहा है चेंज इन टाइम डिफरेंशिएशन में, तो क्या आ गया आई डी साई, तो एन आई डी फाई एम डी फाई, ये वही पीछे वाला दोबारा घुमा फिरा के लिख दिया, बस हो गया। अब फाइनल आंसर ये जरूर लिखना भाई, वैसे तो वहीं हो जाएगा काम खत्म, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब फील्ड में, क्योंकि हम एनर्जी निकालने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में, तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फील्ड इन फाइनाइट चेंज इन, जब फाइनाइट चेंज हो रहा फ्लक्स लिंकेज में, सारी एनर्जी फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करेगी, कितना फ्लक्स लिंक हुआ उसके साथ, ठीक है। तो फाइनाइट चेंज आएगी बात, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू फाइनाइट चेंज यानी साइन 1 से साइन 2 इंटीग्रेशन आ जाएगा, और जो पीछे लिया आई साइन डी साइन, तो उसी का इंटीग्रेशन कर दिया आई साइन डी साइन। और अगर फ्लक्स की टर्म में लिखेंगे तो फ्लक्स की टर्म में फाई 1 टू फाई 2, तो एम फाई डी फाई। अब मान लो भाई ये साइन 1 से स्टार्ट नहीं, ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से भी तो हो सकता है, जीरो से दिखाएं कि भाई जब टाइम बिल्कुल शुरू हुआ तभी हमने ले लिया है, तो रनिंग में हो गया किसी भी टाइम, किसी भी फ्लक्स चेंज, एक फ्लक्स चेंज इतना है स्टार्टिंग का, एंडिंग का इतना है, तो दोनों में हो गया। स्टार्टिंग में जीरो है जी फ्लक्स लिंक, अभी कुछ नहीं हुआ, अब फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, जीरो से कहाँ तक हुआ लिंक, तो वहां तक देखो, तो जीरो टू साइन आई साइन डी साइन, ऐसे फ्लक्स से फ्लक्स लिंकेज जब भी तो आएगा, जब फ्लक्स बनेगा जब भी तो लिंक करेगा, जब फ्लक्स बनेगा नहीं तो लिंक नहीं करने का, ठीक है, कंप्लीटेड। तो आपको क्लियर हो गई होगी क्लास, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, दूसरा हो गया फोर्स एंड टॉर्क इक्वेशन, और तीसरा हो गया ये आज आपका एनर्जी इन सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। 4 टॉपिक आपने पढ़े हैं, 4 में से पहला इंट्रोडक्शन है, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, बिना उसके बात नहीं बनेगी, ठीक है। और ये सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों ही क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, और ये भी पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए अच्छा लगा होगा आपको क्लास, करते रहिए ऐसे जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।